चलिए गाइज, क्लास 9 का जो यूनिट नंबर 8 है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेटमेंट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं और ये 1 2 3 दिए हैं और इसमें ये फिलअप करने हैं। देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द मेथड, तो ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होती है असेक्सुअल मेथड से। कौन से मेथड से? तो गाइज बडिंग मेथड से। तो यहाँ पे आएगा बडिंग। अब दूसरा देखते हैं, टॉक्सिन ऑफ फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड। जो फंगस होता है वो एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है फूड में, हमने पढ़ा था। वो कौन सा था? माइकोटॉक्सिन। तो यहाँ पे आएगा माइकोटॉक्सिन। और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन ड्यू टू, एक ही ऑप्शन बचा है राइजोबियम। आपको पता है कि राइजोबियम जो है वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था इसको। तो राइजोबियम की वजह से इस लेग्यूमिनस प्लांट कैन प्रोड्यूस द मोर प्रोटीन ड्यू टू राइजोबियम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ माइक्रोब्स इन द फाउंड इन फॉलोइंग मटेरियल, फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल जो है वो इनमें कौन से बैक्टीरिया माइक्रोब जो है वो मिलते हैं? योगर्ट, योगर्ट में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। ब्रेड, ईस्ट। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा होता है? राइजोबियम। जो फूलता है ना गाइस, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ये याद रखना। अब इडली है, फूलती है, यानी कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। डोसा है, फूलता है, तो कौन सा है? माइक्रोब्स, लैक्टोबैसिलस। स्पॉइल्ड पोटैटो करी, जो स्पॉइल्ड खराब हुई पोटैटो करी होती है, इसमें ये हार्मफुल जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो माइक्रोब्स देखा जाता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड एंड से व्हाई इट इज ऑड वन। क्यों ऑड है ये बताना है और कौन सा ऑड है ये बताना है। पहले है न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स एंड कॉलरा। तो इसमें से ये जो न्यूमोनिया, डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स है ये गाइस एयरबॉर्न डिसीज है, ठीक है, एयर से, हवा से फैलते हैं। पर ये कॉलेरा जो है ये फूड या वाटर, अगर कॉन्टेमिनेटेड फूड है, बेकार अगर फूड है या वाटर है तो इससे फैलता है। बाकी तो 3 एयरबॉर्न डिसीज है, तो कॉलेरा जो है वो निकलेगा ऑड, ठीक है, कॉलेरा यहाँ से ऑड निकलेगा। दूसरा है लैक्टोबैसिली, राइजोबिया, ईस्ट और क्लोस्ट्रिडिया। तो इसमें से ईस्ट बाहर निकलेगा क्योंकि ये फंगस है, और बाकी बचे 3 ये लैक्टोबैसिली, राइजोबिया एंड क्लोस्ट्रिडिया, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और तीसरा है रूट रॉट, रस्ट यानी टिम्बर, रूबेला और मोजाइक। तो ये गाइस जो है इसमें से बाहर निकलेगा रूबेला, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो इंसान को होता है, ह्यूमंस को होता है। बाकी जो रस्ट है, रूट रॉट है, मोजाइक है, ये सब प्लांट डिसीज है। तो इसके लिए ये जो है ये यहाँ से ऑड वन बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गिव साइंटिफिक रीजन। फोम एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ दाल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन समर। जो दाल होती है उसके ऊपर समर में फोम आता है, फोम जैसा फेस आता है, वो क्यों आता है? तो समर में गाइस टेम्परेचर हाई होता है, और जब हम दाल को लॉन्ग टाइम तक जो है वो समर में रखते हैं तो माइक्रोब जो है उनमें एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ गैसियस प्रोडक्ट, और वो गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं दैट कैन अफेक्ट द फूड को अफेक्ट करते हैं एंड कॉज फोमिंग, एंड देयरफॉर फोम एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ दाल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ समर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं, व्हाई आर द नैफ्थालिन बॉल्स केप्ट विथ क्लोथ टू बी पुट अवे। जिन क्लोथ्स में नैफ्थालिन बॉल को रखा जाता है वो दूर क्यों रखी जाती है, अलग क्यों रखी जाती है? अब देखिए, नैफ्थालिन जो है, जो डांबर की गोली बोलते हैं ना, वो भी नैफ्थालिन की ही होती है। तो नैफ्थालिन बॉल्स कंटेन द केमिकल नैफ्थालिन, उसमें नैफ्थालिन नाम का केमिकल्स होता है। जब वो इफ नैफ्थालिन बॉल्स आर केप्ट इन अ क्लोथ, जब हम उसको क्लोथ में रखते हैं तो नैफ्थालिन कैन पेनिट्रेट इनटू क्लोथ। तो नैफ्थालिन जो केमिकल होता है वो पेनिट्रेट यानी क्लोथ के अंदर चला जाता है, पूरा अंदर तक चला जाता है। एंड इफ वी वियर दिस क्लोथ, और अगर हमने वो कपड़े पहन लिए तो क्या होगा? क्योंकि उसमें तो अभी नैफ्थालिन पेनिट्रेट हुआ है, तो कपड़ों में नैफ्थालिन लगा है, तो वी कैन एक्सपोज टू द केमिकल्स नैफ्थालिन। तो हम क्या में केमिकल जो नैफ्थालिन है उससे जो एक्सपोज हो गए, यानी उससे उसका कांटेक्ट होगा थ्रू आवर स्किन। तो कांटेक्ट किससे होगा? स्किन से। विच इज हार्मफुल, तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे स्किन के लिए, एंड दिस कैन कॉज द सीरियस डिसीज, और ये सीरियस डिसीज कॉज कर सकते हैं। और इसीलिए नैफ्थालिन को जो है वो क्लोथ जो रखा जाता है, जिस क्लोथ में, वो दूर रखा जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि नैफ्थालिन जो है, इसमें नैफ्थालिन केमिकल है, वो क्लोथ में रखते हैं तो वो पेनिट्रेट होता है क्लोथ में, और वही कपड़े अगर हम पहनेंगे तो स्किन को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो वेरियस डिसीज, स्किन से रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। और इसीलिए जो नैफ्थालिन बॉल्स होते हैं जिन क्लोथ में रखे जाते हैं वो अलग रखे जाते हैं, दूर रखे जाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फंगल डिसीज। तो जो फंगल डिसीज होता है, जो फंगस की वजह से होता है, तो ये कैसे होता है, उसका मोड क्या है, यानी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये किस प्रकार से फैलता है, और इसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन।
अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है और उस इंसान के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो उस कांटेक्ट से हमें जो है वो फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है, हमको भी हो सकता है। तो ये एक मोड ऑफ इन्फेक्शन है, यानी मोड ऑफ फंगल इन्फेक्शन डिसीज, यानी कैसे फैलता है, ऐसा फैलता है। यूज ऑफ बिलोंगिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को फंगल डिसीज है और उसकी अगर हम चीज़ें, उसके संबंधित कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी वो डिसीज हमें हो सकता है। तो प्रिवेंशन क्या लेना है, प्रिवेंशन लेना है कि वी शुड कीप पर्सनल हाइजीन, तो हाइजीन रखना है, साबुन से हाथ वगैरह धोना, अच्छी तरीके से स्वच्छता रखना, ये एक प्रकार का हाइजीन जो है वो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, वी शुड अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, ये भी एक प्रिवेंशन हो सकता है। और तीसरा जो है, वी शुड नॉट यूज़ बिलोंगिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उसके संबंधित जो कुछ भी चीज़ें होती है वो हम ना यूज़ करें। ये तीसरा प्रिवेंशन जो है वो अगर हम रखते हैं तो हम फंगल इन्फेक्शन से जो है वो बच सकते हैं। इस प्रकार से हम फंगल इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। मैच द पेयर, हमें ये पेयर मैच करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। तो राइजोबियम, इसका काम क्या होता है इसमें से, तो ये करता है गाइस नाइट्रोजन फिक्सेशन, बराबर है। क्लोस्ट्रिडियम, ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ईस्ट क्या करता है, बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर से ये देखते हैं कि विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेंट एंड व्हाई। इन्फेंट यानी क्या होता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन कौन सी दी जाती है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वैक्सीन जो है गाइस, ये किसी बीमारी के लिए तब दी जाती है जब वो बीमारी उससे नहीं है। अगर कोई बीमारी उसको हो गई है, मान के चलो कि टाइफाइड की वैक्सीन है, टाइफाइड की वैक्सीन टाइफाइड होने के पहले ही दी जाती है। टाइफाइड अगर हुआ है और उस वक्त वैक्सीन अगर लगाओगे तो फिर तो हो गई दिक्कत, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो वैक्सीन में एक्चुअल में क्या होता है, जो डिसीज है, मान के चलो कि टाइफाइड के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज करते हैं टाइफाइड, उसके ही जो पार्ट है या वो डेड वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही उसमें डाला जाता है। पोलियो वाला है तो पोलियो के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो बनाई जाती है और उसको बोला जाता है वैक्सीन। तो इन्फेंट को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन लाइक्स मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, न्यूमोनिया है, टिटेनस है, डिप्थेरिया है, हिपेटाइटिस है, पोलियो है, टाइफाइड है। तो ये गिवन टू इन्फेंट दी क्यों जाती है कि प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीन आर गिवन टू प्रिवेंटिव अगेंस्ट डिसीजेस। तो वो अगर मान के चलो कि किसी को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई गई है या फिर पोलियो की वैक्सीन लगाई गई है और पोलियो के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो वायरस ने पोलियो का एक वायरस है, ठीक है, पोलियो के वायरस ने अगर अटैक किया है तो होता क्या है कि पोलियो का जब वायरस अटैक करता है तो पहले हमारे बॉडी में वैक्सीन ली है तो पोलियो की जो एंटीबॉडीज है वायरस से लड़ने की वो हमारे बॉडी में बन जाती है और उस वायरस से वो अच्छी तरीके से लड़ पाता है। तो इसी वजह से गाइज ये जो वैक्सीन है वो दी जाती है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। समझ में आ गया। अब वैक्सीन बनाई कैसी जाती है, तो वैक्सीन बनाने के लिए 4-5 साल लगते हैं वैसे तो देखिए वैक्सीन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने जैसे बोला कि जो डिसीज है, पोलियो का अगर वायरस है तो वो पोलियो के वायरस से ही वैक्सीन बनाई जाएगी। टाइफाइड का है तो टाइफाइड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो वैक्सीन जो है वो बनाई जाएगी। जो डिसीज है, जिस डिसीज पे हम वैक्सीन बनाने वाले हैं उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, माइक्रोब्स का यूज करके जो है वो वैक्सीन जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो वैक्सीन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर कौन से, जिसका डिसीज है, मान के चलो कि यहाँ पे न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया का जो माइक्रोब्स होगा उसी को ही किल करके या फिर डेड करके या उसका पार्ट को यूज करके जो है वो न्यूमोनिया की वैक्सीन जो है वो बनाई जाएगी। तो वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन आर्टिफिशियली टू प्रोड्यूस टॉक्सिन। उनको जो है वो आर्टिफिशियली ग्रोन किया जाता है और उनसे टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है और इस टॉक्सिन को अल्टर किया जाता है टॉक्साइड को। टॉक्सिन का एक टॉक्सिक होता है, पर जो टॉक्साइड इससे बना जाता है टॉक्साइड ये टॉक्सिक नहीं होता। अब इसको जो है ये टॉक्साइड आर नॉट हार्मफुल एंड ये जो एंटीजेंस आर मिक्स विथ, और ये जो टॉक्साइड बनाया जाता है, जो एंटीजेंस है वो डाइल्यूट किया जाता है और वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली ग्रोन किया जाता है, उससे फिर टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं, टॉक्सिन को अल्टर टॉक्साइड से किया जाता है। ये टॉक्साइड हार्मफुल नहीं होती, ये मिक्स किए जाते हैं और डाइल्यूशन बनाए जाते हैं और उस डाइल्यूशन से और डाइल्यूटेंट से जो है वो वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं कि हाउ द एंटीबायोटिक्स क्योर द डिसीज। एंटीबायोटिक डिसीज किस प्रकार क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक्स भी गाइस माइक्रोब्स से ही बनाई जाती है और ये दूसरे जो किसी माइक्रोब्स पे जो है वो यूज़ की जाती है, यानी दूसरे जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है। अब पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, ये पेनिसिलियम से बनाई जाती है, ठीक है। तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनाई जाती है और दूसरे जो कोई माइक्रोब्स है इस पे ये काम करती है, यानी दूसरे जो माइक्रोब्स है ये ग्रो नहीं हो पाती पेनिसिलिन
की जो एरिया है उसमें, यानी वो किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप करते हैं। तो ये एक्ट कैसे करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ स्मॉल अमाउंट बाय सर्टेन माइक्रोब्स। तो माइक्रोब से ही एंटीबायोटिक्स बनती है एंड दिस सब्सटेंस डू नॉट अलाउ द अदर माइक्रोब्स, ठीक है, टू ग्रो। और दूसरे जो माइक्रोब्स है वो उन पे ग्रो नहीं हो पाते। तो ये एंटीबायोटिक्स एक तो या उसे स्टॉप कर देते हैं उनकी ग्रोथ या फिर उनको किल कर देते हैं। दस एंटीबायोटिक्स क्योर द डिसीज। और इस प्रकार क्या होता है, हमारा जो रोग है, मान के चलो कि कोई जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में गए, हमने एंटीबायोटिक्स ली, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो माइक्रोब्स है उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर देती है या फिर उनको किल कर देती है, तो वो बढ़ नहीं पाते और इस प्रकार हम जो है वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एंटीबायोटिक्स जो है वो डिसीज को क्योर कर देती है। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। आर द एंटीबायोटिक्स गिवन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर सेम एंड व्हाई? जो एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस को और एनिमल्स को दी जाती है क्या वो सेम होती है और क्यों होती है? अब देखिए गाइस, जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना वो जनरली जो है वो सेम ही होती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट नहीं होती, पर जनरली सेम होती है। और इसका रीज़न ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं वो ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अप्रोक्सीमेट। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग हो सकते हैं पर जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम ही होते हैं जो ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे अटैक करते हैं। और इसी वजह से जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वो सेम ही होती है बहुत बार। पर कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो अच्छी होती है ह्यूमंस के लिए और कुछ एंटीबायोटिक्स अच्छी होती है एनिमल्स के लिए। एंटीबायोटिक्स गिवन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन बी सेम ऑफ सेम क्लास, यानी हो सकती है कि वो सेम क्लास की जो है वो एंटीबायोटिक्स हो सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर सेम। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सेम है। बट सम एंटीबायोटिक्स आर बेटर फॉर ह्यूमंस, पर कुछ एंटीबायोटिक जो है वो ह्यूमंस के लिए बेटर है एंड सम एंटीबायोटिक्स आर बेटर फॉर एनिमल्स, और कुछ एंटीबायोटिक जो है वो एनिमल्स के लिए बेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेफली स्टोर द पैथोजन अगेंस्ट विच वैक्सीन आर टू बी प्रोड्यूस। तो वैक्सीन जिस पैथोजन से बनाई जाती है तो वो पैथोजन सेफली क्यों स्टोर किया जाता है? तो देखिए, वैक्सीन तो पैथोजन से बनाया जाता है, पर पैथोजन को सेफली स्टोर इसलिए रखा जाता है कि जब हमें वैक्सीन बनाने की ज़रूरत होती है तो उस पैथोजन की ज़रूरत होती है। अगर वो पैथोजन ही नहीं तो हम वैक्सीन नहीं बना पाएंगे। तो जब हमें वैक्सीन बनाने की ज़रूरत पड़े तो पैथोजन फास्टली अवेलेबल हो सके, हमारे पास अवेलेबल रह सके, इसलिए उस पैथोजन को जो है वो सेफली स्टोर किया जाता है। तो वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस थ्रू द पैथोजन्स एंड इफ द पैथोजन्स ऑफ अ डिसीज आर सेफली स्टोर्ड वी कैन मेक द वैक्सीन अगेंस्ट इट व्हेनेवर वी नीड। जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उस पैथोजन्स को हम वो सेफली अवेलेबल हो सके, इसलिए हम उसको जो है वो अच्छी तरीके से स्टोर करके रखते हैं। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है, डिसीज तो हो जाता है पर हमें पता ही नहीं चलता कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा माइक्रोब्स है जिसने इसको अटैक किया है, इस इंसान को अटैक किया है और इसको ये जो है वो डिसीज हुआ है। तो ये आता है गाइस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है जब हमें पता ही नहीं होता। जब हमें पता होता है कि कई लिमिटेड माइक्रोब्स है इन्होंने अटैक किया है तो हम स्मॉल जो है वो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो दिया जाता है वो एंटीबायोटिक्स तब दिया जाता है जब हमें माइक्रोब्स अननोन होता है, माइक्रोब्स के बारे में पता नहीं होता, तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाती है। देखिए, द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रेफर्स टू एंटीबायोटिक दैट एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ डिसीज, यानी बहुत सारे डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ऐसे वाइड रेंज के डिसीज के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है गाइस, इसका वीडियो मैंने बनाया है, अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया करके सर्च करना, समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो इस वजह से गाइस, व्हेन अ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट आइडेंटिफाइड, जब जो डिसीज है, जो जिस माइक्रोब ने डिसीज कॉज किया है वो अगर हमें आइडेंटिफाई नहीं होता, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा ये बैक्टीरिया है जिसने ये डिसीज कॉज किया है, तो उस समय हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं व्हाट इज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। अब ये ब्रेक डाउन करते कौन है? तो ईस्ट है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये इसको जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और जो है वो अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वाइन है, ब्रेड है, अदर प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए जो है जो प्रोसेस की जाती है जिसमें सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है बाय यूजिंग ईस्ट बैक्टीरिया, तो उसको बोला जाता है
फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट विच इज हेल्पफुल इन मेकिंग एंड बैक्टीरिया प्ले अ रोल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, बियर, वाइन, ब्रेड, अदर प्रोडक्ट। यानी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसमें सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ये क्या है, हेल्पफुल है इन मेकिंग, यानी ये प्रोसेस करने के लिए ईस्ट हेल्पफुल है, और बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। जैसे बियर बनती है, वाइन, ब्रेड, अदर प्रोडक्ट जो बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइस फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स यानी क्या होता है, तो एंटीबायोटिक्स यानी क्या होता है, तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करे, फिर वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो या इंटरनल इन्फेक्शन हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अ सब्सटेंस सच एज अ पेनिसिलिन दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट यानी रोकना या कम करना, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फेक्शन। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही 9th क्लास के पूरे यूनिट्स चैप्टर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।